बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है। कुछ मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो अचीव नहीं हो पाती। एक तो बड़ा मसला जो है वो डिमांड और कैपेसिटी का मिसमैच है। हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40,000 से ज़्यादा है, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। गर्मियों में तकरीबन 28-29,000 मेगावाट तक चली जाती है और सर्दियों में यही जो है वो 10,000 से नीचे तक भी कभी कभी चली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसका जो एक तखमीना है वो तकरीबन 2 खरब से ज़्यादा का है। एक और बड़ा मसला ये है कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं ग्रिड पे कि हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हाउस होल्ड की बात करें, कमर्शियल बिजनेसेस की बात करें, सब लोगों को इंसेंटिव नहीं है कि वो ग्रिड से बिजली लें। तो वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह किसी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स की तरफ जाएं, जो कि अगेन ग्रिड की फिक्स कॉस्ट को बढ़ा देता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कोस की इनएफिशिएंसीज़ हैं। चोरी के मामलात हैं, ट्रांसमिशन और लाइन लॉसेस के मामलात हैं, जिसकी वजह से भी हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो लो ग्रिड यूज़ है वो भी हमारी फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हैं वो अनमैनेज्ड सोलर ट्रांजिशन है। बहुत सा जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कस्टमर हो या रेजिडेंशियल कस्टमर हो या कमर्शियल हो, वो सोलर पे शिफ्ट कर गए हैं। कुछ जो हैं वो ऑन ग्रिड आए हैं, उन्होंने नेट मीटरिंग के कनेक्शंस ले लिए हैं। बहुत से जो हैं ऑफ ग्रिड भी हैं और बहुत से नॉन मीटर भी हैं। और भी बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि एनर्जी सेक्टर में हैं। आज हम इन्हीं पे बात करेंगे। हमें दो एनर्जी एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन किया है। आसिम रियाज साहब हैं और उनके साथ रेहान जावेद साहब हैं। आसिम रियाज साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका गैस और एलएनजी पे बड़ी ग्रिप है और मैं और रेहान साहब डिस्कस कर रहे थे कि जनवरी में आपने एक एक्स पे मैसेज करके ये प्रिडिक्ट किया था कि जी जंग आने वाली है और उसकी वजह से आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद हो जाएगा और एक गैस का क्राइसिस जो है स्पेशली जो एलएनजी से रिलेटेड है, आरएलएनजी से, वो आएगा। तो आज हम 6 महीने बाद जो है उन्हीं चैलेंजेस को देख रहे हैं। इसको कोप करने का क्या तरीका है, क्या कर सकते हैं हम? अस्सलाम थैंक यू सर आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। बिल्कुल ऐसा है। जनवरी में और इससे पहले भी हमने आर्टिकल लिखा था और फरवरी 4 में हमने एनर्जी फ्लक्स पे आर्टिकल लिखा था कि ये हुर्मुस आबनाए हुर्मुस क्लोज हो सकता है। एनर्जी फ्लक्स में उसका नाम है हुर्मुस ऑन द ब्रिंक। इसकी ग्लोबल वजूहात तो बहुत सारी हैं। ग्लोबली दुनिया का एनर्जी सेक्टर चेंज हो गया। सबसे पहले हम थोड़ी सी ग्लोबल बात कर लें कि पाकिस्तान ने जब एलएनजी इंपोर्ट की और जो 2009 ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की भी बात होती है, तब दुनिया के भी हालात डिफरेंट थे, पाकिस्तान के भी हालात डिफरेंट थे। मैं तेजी तेजी से चलूंगा। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जी प्लीज। 750 एमएमसीएफडी की थी, उसने 4000 मेगावाट बिजली बनानी थी। इस वक्त हमारे पास बिजली सरप्लस है, जैसे आपने भी बताया कि हमारे पास कैपेसिटी ट्रैप है, जनरेशन सरप्लस है। और पाकिस्तान तकरीबन 60 गीगावाट सोलर इंपोर्ट कर चुका है। 52 गीगावाट पिछले साल तक, 7 गीगावाट इस साल में हम इंपोर्ट कर चुके हैं। तो वी हैव सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास मैनेजमेंट सही नहीं है। और दुनिया में दूसरा जो बड़ा आया वो शेल रेवोल्यूशन है। अमेरिका वाज इंपोर्टिंग एलएनजी इन 2003-4 और अभी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। और इस साल वो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट 500 एमटीपी एलएनजी लग चुकी थी और बड़ी लिक्वेफेक्शन वेव आ रही थी हिस्टोरिक, जिसमें कतर 77 एमटीपी से 110 एमटीपी जा रहा था। सऊदी अरब भी चाह रहा था कि वो लिक्वेफेक्शन लगा ले, क्योंकि सोलर एक ऐसी टेक्नोलॉजी और बैटरी उसके साथ कि सब सरफेस ही सारा रिसोर्स रह जाना था। यूएई भी आ रहा था। तो इन सारी वजूहात पे हमने आर्टिकल लिखा था। मेरे साथ इमरान नासिर थे, वो भी पीएचडी हैं, और एक पीएसओ के एमडी थे। हमने ये लिखा था इस दफा हुर्मुस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि 88 एमटीपीए पीछे हुर्मुस के ब्लॉक हो चुका है 6 महीनों से। कतर 52 एमटीपीए लेस प्रोड्यूस कर रहा है इस साल, जिसकी वजह से हमने $21 का कार्गो इंपोर्ट किया है। अगर आप फॉरवर्ड फोरकास्ट देखें तो ये $6 हम्म। और $4 का था, हो जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। हम्म।
वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस वॉर इज एलएनजी वॉर, जिसमें आपकी इतनी बड़ी 88 एमटीपी रुक गई है। हम ऑयल की बात करते हैं, ऑयल भी 11 मिलियन बैरल पर डे का शट इन है। 6.5 मिलियन बैरल तो सिर्फ डीजल दुनिया में शॉर्ट हो चुका है। तो हम देखेंगे अगले 10-12 दिन $10 ब्रेंट और बढ़ जाएगा और ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेगा। अब हम अपने मुल्क की तरफ आते हैं, तो हमें अपने मुल्क में अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने जो बड़ी गलती की, तेजी तेजी से चले तो वापडा को अनबंडल करना बहुत बड़ी गलती थी। 1971 तो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि वो हम टूट गए थे। वापडा को अनबंडल करके आपने मार्केट ना क्रिएट करके बहुत बड़ी गलती की 30 साल में। ये वापडा को अनबंडल करने के बहुत सारे रीजन थे। नंबर वन वाज कि मैनेजमेंट उस वक्त जनरलिस्ट आ गई थी, जो अभी भी है। और सेकंड, आपने जी। गांव गांव में बिजली का कारोबार शुरू कर दिया था, तो प्राइस सिग्नल ट्रेवल नहीं किया। वो आपदा के पास पैसे नहीं थे, वो जनरेशन लगाई, जनरेशन हमने एफओ की लगा दी। तो यहां से एलएनजी की कहानी शुरू होती है, जब उन्हें 8000 मेगावाट फर्नेस ऑयल और एचएसडी के प्लांट लगा लिए। जब अमेरिका में, मैंने आपको बताया, शेल रेवोल्यूशन आया, तो अमेरिकन हमारे पास कंसल्टेंसी देने आए यूएसएआईडी में कि आपके 8000 मेगावाट के ऑयल बेस्ड जनरेशन बहुत महंगी है। दुनिया में 2 से 3 मिलियन बैरल पर डे ऑयल सिर्फ पावर जनरेशन के लिए यूज होता है 103 में से। वो सिर्फ आइलैंड कंट्री में होता है, लेकिन पाकिस्तान राइट। वाज वन ऑफ द कंट्री जहां इतना ज्यादा ये सरप्लस था। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमने 5 से 6 गीगावाट एलएनजी के प्लांट्स लगाए, जो कंबाइंड साइकिल गैस टर्बाइंस हैं। और उसके अगेंस्ट हमने 7.5 एमटीपी, 1000 एमएमसीएफडी लॉन्ग टर्म में एलएनजी इंपोर्ट कर ली। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हमने कोल फायर्ड पावर प्लांट 7100 मेगावाट के लगा लिए, 2200 मेगावाट का न्यूक्लियर लगा लिया, हाइड्रो के प्लांट भी शुरू कर दिए। और पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे आगे छलांग लगाई कंज्यूमर ड्रिवन सोलराइजेशन में, जो अनप्लैंड है, लेकिन एक अजीब सी रेवोल्यूशन आया राइट। पाकिस्तान में। साठ जी, आसिफ हजार साहब इस पे मेगावाट आते हैं, सोलर ज़रा लगे। मैं गैस पे थोड़ी और बात करना चाह रहा था। देखा जाए तो हमारी लोकल गैस तो काफ़ी सस्ती है। आरएलएनजी पे भी हम अगर पावर प्रोडक्शन में लेके जाते हैं तो उस पे भी जो पर किलोवाट आवर की प्राइस है वो तो बहुत ज़्यादा है लोकल गैस से। तो ये क्या वजह हुई कि हम लोग लोकल गैस को नहीं डाइवर्ट कर सके? जी, गैस ना पाकिस्तान में जब एलएनजी इंपोर्ट हुई, तो मैंने आपको बताया हमने टेक और पे एलएनजी ली 1000 एमएमसीएफडी। जब हम्म। उसको हम चीपर ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस कर दिया, तो पाकिस्तान में गैस स्टोरेज नहीं एग्जिस्ट करती थी। जो थोड़ी बहुत ही गैस स्टोरेज थी वो एलएनजी टर्मिनल में थी, लेकिन एलएनजी टर्मिनल में खाली होगा, उसे उलेज कहते हैं, खालीपन होगा तो अगला कार्गो उसमें आ, आएगा, नहीं तो टेक और पे हिट होगी। दूसरी, हमारा लाइन पैक में 1 BCF स्टोर हो सकता है, जो कि 1/3 ऑफ अ कार्गो है। जब एलएनजी ऑफ टेक नहीं होती पावर जनरेशन के लिए, तो वो हमें 410 एमएमसीएफडी अपनी फील्ड्स कर्टेल करनी पड़ी। तो ये सारे मामलात आगे हम हुर्मुस के क्राइसिस के बाद हम गैस इसलिए नहीं कर सके कि हमने 109 एमएमसीएफडी तकरीबन डाइवर्ट की। हमने केपीके का सीएनजी स्टेशन सारे बंद कर दिए, और कुछ और तरफ से 109 एमएमसीएफडी तो दी, लेकिन इतनी स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी। ये पाकिस्तान की 25% गैस थी जो हमारे पास शॉर्ट हो गई थी। तो हमने राइट। प्लांट चलाने की कोशिश की, लेकिन वो पॉलिटिकल इशू बन गया। और फिर आप देख रहे हैं कि अभी तक सही। हमें लोड शेडिंग करनी ठीक। पड़ती है अगर एलएनजी ना आए। सही। चलिए मैं रेहान साहब के पास आता हूँ। रेहान साहब, अगर हम एनर्जी मिक्स को देखें तो अभी भी थर्मल जो है वो तकरीबन 50% पे बैठा हुआ है, हाइडल 23 पे है, रिन्यूएबल्स जो हैं जिसमें ऑफ कोर्स सोलर मेन है वो 20% प्लस हो गया है, और न्यूक्लियर जो है तकरीबन 7% पे है। तो ये एनर्जी मिक्स भी है, बड़ी तेज़ी से हम रिन्यूएबल्स की तरफ भी जा रहे हैं, सोलराइजेशन बहुत हुई है पाकिस्तान में। लेकिन ग्रिड जो है वो एक ऐसा जिन है जिसने सबको जो है वो लताड़ा हुआ है, चाहे वो हाउस होल्ड है, चाहे वो बेचारा कमर्शियल कंज्यूमर है या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है। तो आपके ख्याल से इसका कोई फिक्स आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म में, या हम दोबारा उन्हीं सर्कल्स में घूमते जाएंगे जो पिछले 30 साल से घूम रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर द शो, इनवाइटिंग मी टू द शो। देखिए, वालेकुम सलाम। हमारे जो एनर्जी मिक्स है ना, दैट इज लेस देन 10 रुपीज, विच इज अबाउट 3 सेंट्स, 3.25 सेंट्स हमारा एनर्जी मिक्स है, जिसमें हमारी एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत कम है। चाहे हम उसमें 50%, अबाउट 40%, 50% हमारा थर्मल है, और न्यूक्लियर पोर्शन हमारा ज्यादा है, हाइडल हमारा 30% है इस वक्त। और हम 30,000 गीगावाट आवर जनरेट करते हैं हाइडल से।
प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा एनर्जी मिक्स क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम एनर्जी को यूटिलाइज किस तरह कर रहे हैं। आपका मेनली जो लोड है वो है एयर कंडीशनर लोड है। आपका जो सबसे बड़ी डिमांड है वो रेजिडेंशियल सेक्टर की डिमांड है। जो टोटल अगर आप 1 लाख गीगावाट आवर साल में बेचते हैं, तो उस 1 लाख गीगावाट आवर में से अबाउट कोई 65,000 गीगावाट आवर जो है आपकी वो रेजिडेंशियल डिमांड है। इंडस्ट्रियल डिमांड आपकी लेस देन 25,000 है इस 60%। वक्त भी। रेजिडेंशियल लोड आपका आता है राइट। गर्मियों में, सर्दियों में चला जाता है। उसके बाद आपको जो सर्दियों के महीनों में उसकी आपकी कैपेसिटी पेमेंट एस्केलेट होती है। प्रॉब्लम ये है कि जी इंडिया के अंदर इस वक्त 50% इंडस्ट्रियल लोड है। चाइना में अबाउट 65% इंडस्ट्रियल लोड है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 25% से नीचे है, ऊपर नहीं गया अभी तक। और जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, हम तो सिर्फ 42,000 मेगावाट को लगा के लोड हो रहे हैं। इसमें से हमने कोई 36,000 मेगावाट की कैपेसिटी पेमेंट देनी है। इंडिया में ये नंबर जो है वो 2,57,000 गीगावाट आवर 2,57,000 मेगावाट उनकी इस वक्त कंजम्पशन है और 4 लाख मेगावाट उनकी इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो वो तो हमसे बहुत ज्यादा सरप्लस है। लेकिन उसके बाद भी वो इसको किस तरह मैनेज करें, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल शेयर बहुत अच्छा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है। आपने इस साल 1800 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट देनी है और इस साल की कैपेसिटी पेमेंट देने के बाद आपने फर्दर जो प्लांट्स की एंड जब तक उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नहीं होंगे कैपेसिटी पेमेंट के और उनका डेट खत्म नहीं होगा, आपने $30 बिलियन अदा करने। पीछे से हम $45 बिलियन और इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जनरेशन के अंदर, जो कि मोस्टली हाइडल है, जो साल में 6 महीने हमारे को पूरी प्रोडक्शन देगी। और कोई 13-14 बिलियन हम ऐड करने जा रहे हैं उसकी ट्रांसमिशन के अंदर। तो ये तो आपका कैपेसिटी पेमेंट का तो साइकिल रुकने वाला नहीं है, जब तक आप अपनी इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं बढ़ाएंगे। और ये बात मतलब ये तो दुनिया में हर आदमी यही बोल रहा है कि पाकिस्तान में क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट इज नॉट अ बैड थिंग। द प्रॉब्लम इज कि अगर आपकी यूनिट्स कम बिकेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट पर यूनिट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, और अगर आपकी यूनिट बढ़ ज्यादा जाएगी। बिकेंगे तो आपका बेस बड़ा हो जाएगा और कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी। तो अगर हम 25,000 की जगह 40,000 गीगावाट आवर साल में इंडस्ट्री को बेचना शुरू कर दें, तो हमारी कैपेसिटी पेमेंट पर यूनिट जो है वो 17 रुपए से कम होके 12 रुपए पे आ जाएगी। तो इसमें तो कोई दूसरी रॉकेट साइंस नहीं है। मसला ये कि आप इंडस्ट्री को चलाना कैसे है। राइट। इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए। इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको लोअर मार्कअप इंटरेस्ट चाहिए, आपको स्किल्ड लेबर चाहिए और आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट इंडस्ट्री को आपसे सब्सिडी तो मांग नहीं रही। आज तो आप इंडस्ट्री को कोई भी सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। इंडस्ट्री एक आपसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी मांग रही है कि जी मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे आगे रिटर्न क्या मिलेगा और वो लॉन्ग टर्म रिटर्न क्या होगा। वो आपने उसको सिक्योर करना है, लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा ठीक करना है और आपका मुल्क ठीक हो जाएगा, आपकी ये कैपेसिटी पेमेंट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सही है। हमें लेना एक ब्रेक, हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा आसिम साहब, रेहान साहब ने जो लास्ट पॉइंट कहा वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। अब हमें याद है हमने एक इंडस्ट्रियल सर्वे किया था आज से कुछ साल पहले, और अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में जो एनर्जी कॉस्ट थी वो टॉप पे थी। और मज़े की बात यह है कि हम थोड़ा सा पीछे भी चले जाएं 4-5 साल, तो अगर आप पर यूनिट कॉस्ट देखें जिस पे कि कमर्शियल को या रेजिडेंशियल को या इंडस्ट्रीज़ को मिल रहा है, तो वो तो तकरीबन डबल से ज़्यादा हो चुका है। और हमारे यहाँ जनरली तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ही बेस्ड ऑन के कौन कितना यूनिट कंज्यूम करता है। तो इसका हल क्या निकल सकता है? ये तो हम दोबारा वही बात है जो मैं रेहान साहब से भी कर रहा था। जी, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया कि हाउ कैन यू एफिशिएंटली एलोकेट योर रिसोर्सेज। ये रेहान भाई ने भी जैसा बताया कि मार्केट क्रिएट करके हम एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज कर सकते हैं। इस वक्त मैं पहले गैस सेक्टर से शुरू करता हूँ कि गैस सेक्टर में कोई जी। मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्राइसिंग आर्बिट्रेरी है, जो इंसान चाहे वही प्राइसिंग हो सकती है। तो हमारा जो बिजली का टैरिफ था सही। वो जो जो 17 सेंट से 11 सेंट पे आया है, वो बड़ी मेहनत के बाद आया है। लेकिन इसको हमने सेक्रीफाइस किया है जैसे मैं आपको इंडस्ट्रियल कैप्टिव की मिसाल देता हूँ। अक्टूबर 2023 में हमारा टैरिफ 1100 रुपए पर एमएमबीटीयू था। विद इन 18 मंथ्स गवर्नमेंट ने इसे 3300 रुपए एमएमबीटीयू कर दिया। एक एमएमबीटीयू में 293 हाँ। किलोवाट आवर होते हैं, तो आप 100 बिजली के यूनिट बना सकते हैं 34% एफिशिएंसी पे। तो पाकिस्तान की जो एसएनजीपीएल की आपने जब शुरू किया था कि पाकिस्तान का सस्ती गैस है, पाकिस्तान में जो एसएनजीपीएल की गैस है
इसकी जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ओगरा ने निकाली है वो 1716 रुपए है, जिसमें कॉस्ट ऑफ गैस शामिल है, डेप्रिसिएशन शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एचआर कॉस्ट, रिटर्न ऑन एसेट बेस, सारी चीजें शामिल करके 1716 बनती ये 1585 उसमें 158 रुपए इन्होंने पिछले साल का सर्कुलर डेट भी डाल दिया, तो 1716 पे अगर मैं बिजली बनाऊं अपनी फैक्ट्री में जो कैप्टिव पावर प्लांट लगे हैं तो मुझे 17 रुपए का यूनिट पड़ता है। उसकी फिक्स्ड कॉस्ट को मैं सोलर की बेल सही कर्व से इंटीग्रेट करके, क्योंकि सोलर 6 रुपए का है, पार्शियली या फुली ऑफसेट कर सकता हूँ। तो ये उसके ऊपर इन्होंने 1800 रुपए की क्रॉस सब्सिडी डाल दी और हमारा टैरिफ कर दिया 3500 रुपए पर MMBTU। अब आप देखें इंडस्ट्री को हिट हाँ कैसे लगता है। आपने 1700 की गैस पे 1800 की क्रॉस सब्सिडी डाली, वो 3500 हो गया। 3500 के ऊपर एक लेवी एक्ट ये लेके आए कि हमने ग्रिड, क्योंकि 2024 में ही बहुत ज्यादा मैसिव सोलराइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी, उस साल 17,000 मेगावाट इंपोर्ट हुआ था, तो ग्रिड की अपनी डिमांड कम होती जा रही थी। मार्च 2025 में ग्रिड की डिमांड 6,000 मेगावाट से भी गिर गई थी ईद की छुट्टियों में, जो कि अलार्मिंग है। ग्रिड सर्वाइव ही नहीं, जिस मुल्क हाँ में ग्रिड ही नहीं बचेगा बिजली का, रेहान भाई ने जैसे बताया, तो वो तरक्की तो नहीं फिर कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो सही ग्रिड है को बचाने के लिए इन्होंने इंडस्ट्री को फोर्स शिफ्ट किया इस पे। तो पहली बात में रेहान भाई ने जैसे बताई है, 6 से 8 गीगावाट हमारी विंटर्स में डिमांड है, जो बेस लोड कर लें, चलिए मैं 8 ले लेता हूँ। और सर्दियों में 12, सही गर्मियों में 12 बजे रात को 26,000 से ऊपर डिमांड हमने मीट किया, और हम उस पे क्रेडिट लेते हैं कि हमने मीट किया। रात को सारा कंजम्पटिव लोड है जो 20,000 मेगावाट तक तकरीबन वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का लोड है। तो कैपेसिटी पेमेंट 2 रुपए से 15 रुपए हमने कर दी। जो 15 रुपए है वो पीकिंग, सीजनल पीकिंग का लोड है। और इसके अलावा हमने टैरिफ सही में 1700 रुपए से 1800 रुपए की क्रॉस सब्सिडी डाल दी। ये कैप्टिव लेवी की एक्ट में जो हमने कैप्टिव लेवी डाली वो 1400 रुपए डाल दी। और अभी हमने $21 के LNG कार्गोज इंपोर्ट कर लिए, जिनकी ट्रांसमिशन पे कॉस्ट $25 पर MMBTU है। रेहान भाई ने अपनी पिटीशन में भी बताया कि इससे FCA बढ़ गया, क्योंकि 45 रुपए मार्जिनल कॉस्ट चली गई है। तो सही बात ये है कि LNG कार्गो क्यों इंपोर्ट किया आपने? पीक डिमांड मीट करने, वो तो कंजम्पटिव डिमांड है, तो आपने कॉस्ट कॉज ही नहीं की उसको, और आपने सबका FCA बढ़ा दिया वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए। फिर ये यहाँ बात नहीं रुकती। SNGPL में 3500 के ऊपर ब्लेंडेड टैरिफ बनता है इंडस्ट्री का। ब्लेंड वो SNGPL खुद बनाता है। जी इस वक्त 60-40 है, 25-75 रहता है कि 25 वो इंडिजिनस देता है, 75 वो $26 की हमें RLNG देता है कैप्टिव में। तो हमारा टैरिफ वैसे ही 5,500 चला जाता है। तो 1100 की गैस, 5,500 ऊपर 1,400 की लेवी, तो ये तो आम हालात में LPG से भी महंगी होगी। मैं तो कहता हूँ ये आप तो दुनिया का सेंस ही नहीं कोई बनाता टैरिफ निकाल दें, ये उससे ज्यादा है। फिर आप कहते हैं इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। आखिरी बात मैं करता हूँ कि एक सिंपल सी इक्वेशन याद रखें, एनर्जी प्लस मटेरियल प्लस ह्यूमन जीनियस इज इक्वल टू GDP। आप एक चीज भी निकाल देना इसमें से तो वो खत्म हो जाएगी। और आप नए हुर्मुस बंद होने के बाद तो दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। 1971 भी इसके आगे कुछ नहीं है। 11 मिलियन बैरल मैंने बताया ऑयल सही शट सही इन है। 1.7 बिलियन अभी तक मिडिल ईस्ट में बैरल कम हो चुका है। 88 MTPA रुकी हुई है। फर्टिलाइजर अलग रुका हुआ है। दुनिया एनर्जी सिक्योरिटी में पागल हो रही है, और हम अपनी इंडस्ट्री को 6 गुना ज्यादा महंगी गैस दे रहे हैं कि वो ग्रिड पे शिफ्ट हो, और ग्रिड में मैसिव सोलराइजेशन हो रही है, उसकी डिमांड और कम होती जा रही, QT और बढ़ गया, और आपने LNG कार्गोज इंपोर्ट की और 3 रुपए FCA और बढ़ा दिया। अब ये तो टोटल मिसमैनेजमेंट है। सही फिर सही आप कहते हैं कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। सही जी सही। मैं रेहान साहब के पास आता हूँ। अच्छा रेहान साहब, एक और जो बड़ा एलिफेंट है इन द रूम वो सर्कुलर डेट का है, और वो खाली बिजली पे नहीं है, वो गैस पे भी है। एक्चुअली गैस का सर्कुलर डेट जो है वो तो बढ़ गया है बिजली से भी। तो ये अब ये दोनों मिला के तो ये 4 खरब से ऊपर की बात जा चुकी है। तो जो इनएफिशिएंसीज मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आसिम साहब, और साथ ये सर्कुलर डेट भी जो हमारे सरों पे खड़ा हुआ है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आसिम भाई की जो बातें हैं ना, वो जो नंबर्स आसिम भाई को याद रहते हैं, मतलब दे आर एक्सीलेंट माशाल्लाह से। वी प्रेज हिम फॉर दैट। जी जी, सबसे मैं पहली तो बात आपको कैचअप मैं ये कर रहा बता था दूं, कि जब किसी आप तरह मैं नंबर लिख लूं, याद कर लूं। जी जी नंबर वन, आप एक बात याद रखिएगा, सर्कुलर डेट दो सूरतों में बनता है। जहां पर आपका एंड रिटेल पॉइंट जो है वो पैसे पूरे नहीं देगा, यहाँ पे वो बिजली या गैस को लूज कर जाएगा। यानी SSGC, SNGPL और डिस्कोस जहां पर बिजली के और गैस के पैसे पूरे आपको नहीं देंगी, और
वो गैस उनसे मिस हो जाएगी, तो उसके बाद आपका सर्कुलर डेट बनना शुरू हो जाएगा। उस पे इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट उसको फर्दर एक्यूमुलेट करेगा। वो क्या रहा है, सबसे पहले आप गैस सेक्टर के अंदर, आसिम मुझसे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आप गैस सेक्टर के अंदर आप ये करेंगे, आप ₹5 की गैस को ₹2 का बेच रहे हैं। रेजिडेंशियल सेक्टर को, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर को। इसमें एसएचजीसी नेटवर्क के ऊपर 80% यूजर गैस लोड शेडिंग की वजह से, ये टाइमिंग बनाने की वजह से कंज्यूम उसमें चले गए हैं, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए हैं। उनको ₹400 की, ₹200 की गैस मिल रही है इस वक्त, और गैस की कीमत ₹1700 है। तो आपका गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट तो यहीं से बनना शुरू हो गया, फुल कॉस्ट रिकवरी आपकी नहीं हुई। बिजली में आप ये कर रहे हैं कि आपके कुछ डिस्कोस ने बेहतर परफॉर्म किया है, लेस्को, हेस्को, फेस्को ने आपका ये लेस्को और फेस्को ने बेहतर परफॉर्म किया, हेस्को, सेप्को, क्वेस्को और पेस्को ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया इस वक्त। वो ये करते हैं कि जी एक तो अलाउड लॉस है, यानी अगर हम ये सोचें कि हमने 100 इलेक्ट्रॉन बेचे हैं, तो हमें 100 इलेक्ट्रॉन के पैसे मिलने चाहिए, वो तो नहीं मिलेंगे। उसमें से 2-3 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसमिशन में ज़ाया हो जाएँगे, 3-4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में ज़ाया हो जाएँगे। अब हमें 95 इलेक्ट्रॉन के पैसे मिलने चाहिए। तो हमने वो जो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे लूज़ हुए, हमने वो टैरिफ में डाल दिए। उसके बाद हमने हेस्को को 36% का मार्जिन दिया कि जी आपके लॉसेस 36% से नीचे रहने चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। उनके लॉसेस चले जाते हैं 40% के ऊपर, उस पे वो नारे मारते हैं कि जी हमने 40% लॉस कर दिया इसमें। तो जब आपने वो लॉस बढ़ा दिया, तो ऑलरेडी जो 36% लॉस है, वो बाकी कंज्यूमर्स के टैरिफ में ऐड हो चुका हुआ है। अब ये जो डिफरेंशियल है, वो इस साल भी कुछ जाके 264-262 अरब रुपए मौजूद है। यानी जो लॉस हुआ है आपका, ये वो लॉस है जो डिफाइंड लॉस है, नेपरा का अलाउड लॉस है, उससे जो डेविएशन हुई है, सिर्फ वही 264 अरब रुपए का लॉस है आपका इस साल का, और 60 अरब रुपए की रिकवरी कम हुई है आपको। तो आप 300 अरब रुपए पे यहाँ चले गए, ये आपका 300 अरब रुपए अब आप एक साइड पे कर दें। इसके बाद आपने पिछले साल के अंदर 2025 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने 801 अरब रुपए टैक्स पेयर के पैसे डाले इसके अंदर, सर्कुलर डेट को कम करने के लिए। तो 2400 से आपका बिजली का सर्कुलर डेट कम होकर 1625 रुपए पे आ गया, 1625 अरब पे। 1600 वो भी आप आपका एक लॉस है, क्योंकि आप वो टैक्स पेयर के पैसे किसी डेवलपमेंट बजट में, हॉस्पिटल बनाने में, सही, बच्चों को एजुकेशन देने में, रोडें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने 801 800 अरब रुपए अरब लॉस में डाल दिए। बहुत ज्यादा पैसे 801 रुपए ये आपने एक साल में डाले। पिछले साल आपने 302 अरब रुपए दोबारा डाल दिए सर्कुलर डेट को मेंटेन करने के लिए कि ये आईएमएफ की लिमिट्स है, इससे कम रहना चाहिए। तो ये आप 1100 अरब रुपए पे चले गए। तो आपने एक लॉस को कवर करने के लिए बाकी मुल्क का जो नुकसान किया, वो आपको देखना चाहिए कि आप लोग क्या वो ठीक है। ये वो काम है जो आपकी जो मिनिस्टर साहब हैं, या जो आपके जो वो हैं अपना जो पावर से डिवीजन के लोग हैं, वो ये बताते हैं कि सर्कुलर डेट हमने कम कर दी है। कम कैसे किया है? वो अपने फेडरल बजट से पैसे डाल के लेकिन वो पूरी स्टोरी नहीं बताते। नहीं सर, तो पूरी स्टोरी बतानी चाहिए ना। अगर आप पूरी स्टोरी बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं 800 अरब रुपए के अंदर हयाताबाद और हयाताबाद जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, या जिन्ना हॉस्पिटल, जैसे आपको पता है मैं कितना हॉस्पिटल बना सकता हूँ। मैं 1100 अरब रुपए के अंदर वैसे कोई 50 हॉस्पिटल बना सकता हूँ। मैं 40 लाख बच्चों को तालीम दे सकता हूँ। मैं 40 लाख लोगों की पूरी जिंदगी की तालीम दे सकता हूँ। मैं 20 लाख पीएचडीज पैदा कर सकता हूँ, जो इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। लेकिन वो 1100 अरब रुपए हमने नुकसान भरने के लिए इस्तेमाल कर लिए। ये बात भी आप लोगों को देखनी चाहिए ना। देखिए, वी डोंट हैव टू लुक एट द लार्जर पिक्चर, वी हैव टू लुक एट द स्मॉलर नंबर्स, व्हाट्स ड्राइविंग द लार्जर नंबर्स। तो सर, ये वाली चीजें जो है ना, ये हमें अब देखनी पड़ेंगी कि आगे जाके भी हम एक साइकिल बना लिया हमने कि हम लॉस करते जाएंगे और टैक्स पेयर के पैसों से हम बढ़ते जाएंगे। अब अगली बात आपको बताता हूँ, ये आपका 1100 अरब अलग हो गया, 300 अरब रुपए एक अलग हो गया, तो आपका हो गया ये कितना, 1400 अरब रुपए। पिछले साल 94.5 बिलियन सिर्फ इंडस्ट्री ने सर आपको पीएचएल सरचार्ज की मद में दी है, जो आपने इस्तेमाल किया दोबारा सर्कुलर डेट को कम करने के लिए। तो 100 अरब रुपए आपके ये भी आ गए। तो हम 2 साल में 1700 अरब रुपए, 1600 अरब रुपए तो हम ये ले जा चुके हैं। रेजिडेंशियल सेक्टर ने जो ₹3.23 और कमर्शियल ने जो दिया है वो अलग है इसके अलावा। तो सर, ये हमने 2 साल, यानी एवरेज हम साल का 800 से 900 अरब रुपए का बिजली के सेक्टर में सीधा आज भी नुकसान कर रहे हैं। हमारी बेहतरी सर कोई नहीं। रेहान साहब, ये तो आईएमएफ का प्रोग्राम के करीब बनता जा रहा है, जिसके लिए हम क्या-क्या अज़ाब भुगतते हैं। सर, इसको ठीक करना पड़ेगा ना। अब जब तक हम पूरा सच नहीं बोलेंगे और हम सच को एडमिट नहीं करेंगे सर, तब तक। सही। हमें लेना एक ब्रेक, हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। आसिम साहब के पास आता हूं मैं। आसिम साहब, डिस्कोस की बात हो रही थी और अब डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी आगे चल पड़ी है। डायरेक्टली प्राइवेटाइज करना ठीक है, या उससे पहले
कुछ डीरेगुलेशन के मामलात भी करने चाहिए और कुछ ऐसे गवर्नेंस की चीज़ों को फिक्स करना चाहिए। नहीं तो पता चले जी पहले गवर्नमेंट हमसे ले रही थी और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है अगर कंपटीशन मार्केट में ना हुआ तो कंज्यूमर्स तो फिर गए। बिल्कुल ऐसी ही बात है। पहले आपको मार्केट क्रिएट करनी चाहिए। सीटीबीसीएम अभी तक देखें 2015 से लेके अभी तक व्हीलिंग चार्ज या यूज ऑफ सिस्टम चार्ज पे फंसा हुआ है। और यूएसआईडी और बाकी हम्म सबकी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि 1 सेंट की व्हीलिंग दें, लेकिन ये 27 रुपए से लेके अभी तक जो है वो 12 रुपए पे पहुंचे हैं और मार्केट लिबरलाइज नहीं कर सके। जो अनबंडल वापडा को करने का मकसद वो यही था हम्म कि आप लिबरलाइज कर दें मार्केट को। मैं गैस सेक्टर से मिसाल हम्म देता हूँ। गैस सेक्टर में ऑलरेडी मार्केट लिबरलाइज है। गैस में ना 3 मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। एक डेडिकेटेड फील्ड्स हैं जो फर्टिलाइजर को चला रही हैं। वहां 585 रुपए की गैस जी तकरीबन 500-600 एमएमसीएफडी माड़ी डायरेक्ट फर्टिलाइजर को पर एमएमबीटीयू सेल करता है। 200-250 एमएमसीएफडी उनकी सही 2012 पॉलिसी पे $6 पे। तो माड़ी हमारा एक बहुत बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी का पिलर है माड़ी गैस। और डीजीपीसी उस हम्म पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है जो पेट्रोलियम कंसेशन का। वो 49 अरब का उसने प्रॉफिट किया है। कितने की गैस सेल करके? हम्म 585 और $6 की। और ये 5,000 अरब हम 5,000 पर एमएमबीटी हम टैरिफ ले रहे हैं। जो 2300 का टैरिफ है इंडस्ट्रियल, वो भी एलएनजी की वजह से 3500 रुपए का है। और इन्होंने सर्कुलर डेट को 3.6 ट्रिलियन पहुंचा दिया। आप मुझे इसका जवाब दें कि माड़ी 600 हम्म रुपए लेके और $6 लेके तो 49 अरब का 9 महीनों में प्रॉफिट करती है। और ये 3.5 ट्रिलियन का नुकसान हम्म करके बैठे हुए हैं। 1800 अरब प्रिंसिपल है, बाकी तो एलपीएस है। इसकी डज वजह नॉट यह है मेक कि एनी सेंस। एलएनजी की बात ही वापस आ जाती है कि हमारे पास कोई स्टोरेज नहीं थी जब पावर सेक्टर ने ऑफ टेक नहीं किया। उस वक्त सर्कुलर डेट 300-400 अरब था 2015 में। जब वो ऑफ टेक नहीं करता था तो ये हम्म 14-14 और 15-15 अप टू $25 की गैस को $4-4 की बेच रहे थे। और $21-21 का नुकसान कर रहे क्योंकि स्टोरेज नहीं थी। गैस सिस्टम में एंटर होगी उसने कहीं तो निकलना है। बाकियों के इतने टैरिफ इन्होंने बढ़ा दिए हम्म कि वहां तो ऑफटेक हो नहीं रहा था। रेजिडेंशियल ने पराठे बना बना के एलएनजी भी उड़ा दी। अब पंजाब देखें 500 एमएमसीएफडी लेके जाता है, सुबह 60 एमएमसीएफडी प्रोड्यूस करता है। मैं बात करता हूँ कि पंजाब को ये 500 एमएमसीएफडी रेजिडेंशियल में नहीं लेनी चाहिए। ये 60 एमएमसीएफडी प्रोड्यूस करता है। ये एलएनजी भी $21 की खा जाता है ठीक है। $4 पे, और दूसरे सूबों की गैस भी खा जाता है। दूसरे सूबों की आपने इंडस्ट्रियल टैरिफ ही $5,000 का कर दिया। तो पंजाब को चाहिए कि अपने रेजिडेंशियल सेक्टर को ऑल्टरनेटिव्स पे लेके जाए। सोलर की बैटरी अवेलेबल है। मैं अपना घर सोलर पे शिफ्ट कर चुका हूँ। मेरा गैस बिल मिनिमल है। तो बैटरियां लगाएं। पंजाब को चाहिए कि वो दूसरे सूबों को और आरएलएनजी को इस तरह ना जाया करे। ये मैं कोई पंजाब पे तनकीद नहीं कर रहा, एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। दूसरा, इसका जो तरीका है, गैस जी जी मार्केट लिबरलाइज हुई है इस वक्त 50 एमएमसीएफडी ट्रांसमिशन से फर्टिलाइजर लेके जा रहा है 47 रुपीज पर एमएमबीटी पे। ये 16 पैसे पर किलोवाट आ रहे हैं। और ये मांग रहे हैं 27 रुपए से 12 रुपए। अभी भी 10% बेस लगा के 15-16 रुपए पावर सेक्टर में। यानी कमोडिटी प्राइस है, एक कैरियर चार्ज है। कैरियर चार्ज ट्रांसमिशन में 16 पैसे है, ये 1600 पैसे मांग रहे हैं। 100 गुना का तो फर्क नहीं होना चाहिए। हमारे कैप्टिव पावर प्लांट में कैपेसिटी पेमेंट निकालनी थी तो पावर डिवीजन जो जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था उसने ₹1 पर किलोवाट आवर हमारी कैपेसिटी पेमेंट निकाली। 65 रुपए वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू एंड। सही। कोल फायर पावर प्लांट की आपने कैपेसिटी पेमेंट ₹44 उस साल में निकाली, आज ₹33। आप मुझे बताएं 1320 मेगावाट के प्लांट की ₹44 कैपेसिटी पेमेंट है। 1 मेगावाट के प्लांट की ₹1 कैपेसिटी पेमेंट है। मैंने तो पावर प्लांट्स पढ़ाए हुए हैं। ये तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आपने इन्वर्स कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ना, तोपे लेके ये अंदर जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यूएफजी आरएलएनजी क्यों महंगी है? यूएफजी जो बलूचिस्तान में चोरी होता है वो आप कराची की इंडस्ट्री में डाल देते हैं। कराची वाले $4 का यूएफजी इंडस्ट्री देते हैं अपनी आरएलएनजी में। और केपीके में जो यूएफजी हो रहा है उसको आप आरएलएनजी पंजाब में डाल देते हैं। कोई पढ़ता ही नहीं गैस सेक्टर। तो और इंटरवीन करो तो अभी आप देखें ओगरा के पास टैरिफ फाइनलिटी होनी चाहिए ना। रेगुलेटर के 4-5 फंक्शन है। वो टैरिफ फाइनलिटी भी बिल्कुल कंज्यूमर सही को है, वो देता है। रेहान रेगुलेटर भाई है। ने जो पहले बात है, मुझे प्रोडक्ट की प्राइस तो पता हो जो मैं परचेज कर रहा हूँ। ओगरा ने 2300 नोटिफाई किया हुआ है, एसएनजीपीएल आपको 3500 बिल करता है क्योंकि मैनेजमेंट ने ब्लेंडेड साइड किया, ब्लेंडेड टैरिफ है। अच्छा, एलोकेशन किसके पास है? एलोकेशन भी एसएनजीपीएल के पास है। वो डेली एलोकेशन फैसलाबाद से डीटीआर एक निकालते हैं, वो एलोकेट कर देते हैं।
तो इनको कहो कि यार तुम तो ट्रांसपोर्टर हम्म। हो, पाकिस्तान गैस नेटवर्क कोड कह रहे है तुम ट्रांसपोर्टर हो, तो ये नाराज हो जाते हैं, नहीं हम तो बंडल यूटिलिटी हैं, हम ही बाय करेंगे, हम ही सेल करेंगे, हम ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम ही रिकवर करेंगे, और अगर आपके मीटर में खराबी है तो हमारी ही लैब में चेक होगी। तो ये तो फिर कैसे ये एक और सिस्टम ठीक मिसाल है होगा? वर्टिकल अभी इंटीग्रेशन की। आपको मैं एक आखिरी मिसाल देता हूँ कि सॉरी मैं बातें ज्यादा कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री नहीं लिक्विडिटी नहीं, क्रंच हुआ ना, ये जो बड़ी तीन इंफॉर्मेटिव है जी। हजार अरब रुपए का सर्कुलर डेट, इसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच हो गया, अपस्ट्रीम में गैस निकलना बंद होगी, 10% इनकी सिस्टम इनटेक में डिप्लीशन शुरू हो गई गैस की, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये खोल दो, इन्होंने बिड की, मारी स्पिन वॉर्म की, तो 7 अरब रुपए, $28 मिलियन एक शिपर ने दे दिए इन्हें, जितनी वेल की कॉस्ट थी वो दे दी, और वो घर पड़ती थी 10,000 या $2 की। तो 10,000 या $2 की गैस के ऊपर ये कह रहे हैं $4 आप हमें देते जाएंगे, वो 10.5 की समझ लो वो बेच रहा है, तो $4 की कैप्टिव लेवी भी देते जाएं, तो वो हर वो क्या करे, वो अपना नुकसान कर करके बिजनेस करे। तो अगर आप लिबरलाइज करते हैं तो एसएनजीपीएल जितने की गैस लेता है उससे डबल प्राइस की इंडस्ट्री गैस देगी, और फिर वहां भी मल्टीप्लायर आएगा। अपस्ट्रीम में हमारे पास 272 टीसीएफ गैस अवेलेबल है, 64 टीसीएफ रियलाइज्ड है, तो बाकी सारा पोटेंशियल 210 टीसीएफ का सही पड़ा है, वहां अपनी गैस निकलेगी, और यहाँ सही। इंडस्ट्री का मल्टीप्लायर आएगा कि उन्हें सस्ती एनर्जी रिसोर्स मिलेगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट है कि 203 एमएमसीएफडी कैप्टिव ने इस्तेमाल करके $13.3 बिलियन की एक्सपोर्ट की, हर कैप्टिव प्लांट एक्सटर्नली सही। वायबल था, वो डॉलर कमा रहा था। इनका कोई भी आईपीपी $1 नहीं कमा सकता, मुझे बता दे, मैंने तो बड़े रन किए हैं, ना इनका एफओ का कमा सकता है, ना इनका कोल फाइट, शायद ही कोई हो आरएलएनजी का कमा सकता था, मगर वो हॉर्मुज क्राइसिस क्रिएट कर दिया पावरफुल स्टेट्स ने, तो वो भी महंगी होगी इतनी। जी जी, हमारे तो इंटरनल चैलेंजेस नहीं पूरे होते, कोई एक्सटर्नल शॉक आए तो सारी चीज़ें ही उल्टी सीधी हो जाती हैं। अच्छा रियान साहब, एक तो अभी हम डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, एक पिछले दिनों केस भी आया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जिसमें 2 डिस्कोस ने ओवर चार्जिंग की हुई है, तो आप तो मुझे इनएफिशिएंसीज गिनवा रहे थे कि कितने 100 अरब की हैं, तो यहाँ पे तो कंज्यूमर्स के साथ ओवर चार्जिंग भी होगी, और मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि इस किस्म का इलीगल एक्ट पकड़ा भी जाता है और उसके बाद उसका कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, जिस वक्त तक आप इनको एक बात, आसिम भाई ने जो बेसिकली बात जो करना चाह रहे थे ना, वो बड़ी सही बात की है उन्होंने। वो ये कहना चाह रहे थे, ये गैस कंपनीज, ये पाइपलाइन कंपनीज है, इनका काम है गैस को ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरह जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इनका काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना, अपनी तार डालना और उसमें इलेक्ट्रॉन कोई और पास करेगा। सही। यानी जो सप्लाई कंपनी होगी, ठीक है। सप्लाई बिजनेस होगा, वो पास ऑन सही। करेगा। जब तक जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर वो तीनों एक ही आदमी होंगे, तो ये काम कभी ठीक हो ही नहीं सकता। अभी आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इनको आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की हद तक रखें, इनको बोलें जी आप डिस्ट्रीब्यूशन करें। अगर आपने सप्लाई करनी है तो सप्लाई का ऑप्शन मल्टीपल सप्लायर्स के पास होना चाहिए। यानी मैं भी उस सिस्टम में अपनी बिल्कुल बिजली सही। डाल के आपको बेच सकता हूँ, आसिम साहब भी अपनी बिजली डाल के आपको बेच सकते हैं। और इसी तरह गैस कंपनीज के अंदर भी, जो आप अली परवेज साहब ने जो बात की है कि हम इनको अनबंडल करना चाह रहे हैं, इनके बिजनेस को अलग अलग करना चाह रहे हैं, इसी तरीके से गैस की पाइपलाइन में आसिम भाई अपनी गैस डाल के आपको बेच सकते हैं, मैं अपनी गैस डाल के आपको बेच सकता हूँ। जब हम दोनों आपको बेचने के बिल्कुल लिए सही। आएंगे तो कस्टमर के पास चॉइस बेहतर हो जाएगी, कस्टमर हमसे प्राइसेस कम करवाएगा, उसकी वजह से हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी सेक्टर के अंदर, हमारे सेक्टर इस तरीके से ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम जो और वो ये जिस तरह कंपटीशन इन्होंने उस तरह गैस के आएगा। मीटर्स का बताया है, कंपटीशन इस तरह आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उसके पैसे पूरे मिलेंगे, चाहे वो गैस की कंपनी हो, चाहे वो बिजली की कंपनी हो। लेकिन जब हमने इसको एक मबल जंबल करके एक हमने वो, मतलब क्या हमने इसका एक जाल बना दिया है कि हम इसको अलहदा कर ही नहीं पा रहे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अब प्राइवेटाइज होने जा रही हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन काम कर रहा है, वो भी ठीक काम कर रहा है इस वक्त। और इसको फैसिलिटेट सही। करना चाहिए, इसको किसी स्टेज पे रुकना नहीं चाहिए। जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का बिजनेस हम अलग बिजनेस मॉडल अलग नहीं करेंगे, कि ट्रांसमिशन वाली कंपनी का काम ट्रांसमिशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सप्लाई कंपनी का काम बिल्कुल है सही। नेटवर्क को इस्तेमाल करके अपनी बिजली पीछे से अरेंज करके आगे बेचने का। और अल्टीमेटली जितने आईपीपीज है ना आपके, इनको आपको भी इसी सिस्टम में लाना पड़ेगा, और इनको पार्शियल एलोकेशन करनी पड़ेगी आपको, कि आप अपनी कुछ बिजली मार्केट में बेच सकें, वरना ये सिस्टम से चल नहीं सकता। और हम लॉसेस करते जाएंगे, इंडस्ट्री हमारे मुल्क की वैसे ही खत्म होती जा रही है। हम कहते हैं जी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, भैया आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर को तो ले आए।
डोमेस्टिक इन्वेस्टर लोकल कब आएगा? जब इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं आ एनर्जी रही। प्राइसेस ठीक होंगी। तो अब आप मुझे अगर आप बोले आसिम साहब को बोले कि जी आप एक फैक्ट्री लगा लें, तो मैं तो नहीं लगाऊंगा जी। मैं तो कोई और इंपोर्ट का काम करूंगा, या मैं कोई ट्रेडिंग का कारोबार करूँ, या कोई दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। मुझे तो कोई शौक नहीं है जी मैन्युफैक्चरिंग करने का फर्दर, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग 30% पे भी नहीं चल रही। मैं तो ऑलरेडी जो है वो अपनी फैक्ट्रियां आधे से कम प्रोडक्शन पे चला रहा हूँ। तो इसी तरीके से सबका यही हाल है। पूरा टेक्सटाइल सही। सेक्टर आपका बैठ गया हुआ है, आपका स्पिनर बैठ गया हुआ है। आपका स्पिनर इस वक्त इतने बुरे हालात में है कि वो मतलब वो आप उनसे जरा कभी जाके पूछे, उन्होंने अब क्या किया है। उन्होंने दिन में सोलर लगा लिया है, दिन में सोलर पे एक शिफ्ट फैक्ट्री की चला रहे हैं, 24 घंटे प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे वो। यार दिन में कोई बिजली के पैसे हमें बच जाते हैं, बस यही हमारा प्रॉफिट है, हमने इससे आगे देखना ही नहीं है। तो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट खत्म हो गई, आपकी सेक्टर डेवलपमेंट खत्म हो गई, और आपकी टेक्सटाइल एक्सपेंशन गारमेंट्स तो जी मेन खत्म हो एक्सपोर्ट है गई। हमारी, इसी 50% से तरीके ज़्यादा। से आप पाकिस्तान में देख लें, गिरी इंडस्ट्रीज है, एक्सपोर्ट पास खा गई ना। वो तो आपको खुद पता है कि क्या हुआ है। चीनी की यील्ड गन्ने की यील्ड जो है वो 10% होती है। अगर उससे मतलब आप 100 किलो गन्ना डालेंगे तो उससे 10 किलो चीनी बनती है। उस 10 किलो के लिए आपको और 100 हमने कॉटन मतलब को 101 टन चीनी के लिए आपको 3200 एकड़ जगह चाहिए। आपने वो 3200 एकड़ जगह के ऊपर गन्ना लगा दिया, सही। कपास खत्म कर दिया। आप 15 मिलियन बेल से 5 मिलियन पे भी आ गए, और आपने वो भी इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। तो आप ये देखिए कि आपने एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया, आपको प्लानिंग ही नहीं है। जी पूरी आपके एनर्जी क्रॉस सेक्टर में इंडस्ट्री। क्या है, अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। सॉरी, मैं भी ज्यादा आज बात कर जाऊंगा। आपका प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। एक रेगुलेटर होना चाहिए एनर्जी का, एक सिंगल यूनिट ऑफ एनर्जी की मेजरमेंट होनी चाहिए। गैस हम मेजर करते हैं एमएमबीटीयू में, बिजली हम मेजर करते हैं किलोवाट मेगावाट में। एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए और एक ही मिनिस्टर होना चाहिए जिसका काम हो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आप ये सोचें कि आपके घर पे अगर गीजर लगा हुआ है और आप उसको गैस पे चला दें, और आपके घर पे भी सोलर भी लगा हुआ है, तो क्या आपको वो गीजर चलाना चाहिए गैस के ऊपर? नहीं चलाना चाहिए। हम सबको समझ में आता है। मैं डिफेंस में मैं फेज 7 में रहता हूँ। मेरा घर का गैस का बिल 1200 रुपए आ रहा है, और मैं कितने वाली गैस को कितने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अंदाजा लगा लीजिए। यानी ये कोई सेंस बनता है? आप मुझे प्राइस तो ठीक चार्ज करें, सही। या फिर मुझे गैस ही ना दें, क्योंकि मेरे घर में तो सोलर भी लगा हुआ है, गीजर तो सोलर पे चल रहे हैं। इस तरह के डिसीजन लेने के लिए जब तक आपको सही। सिंगल मिनिस्ट्री, सिंगल मिनिस्टर, सिंगल रेगुलेटर और सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे आप नहीं आएंगे, तो आपको पता ही चलेगा आप लॉस किधर कर रहे हैं। थैंक यू। सही 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 सही। जी जी, थैंक यू रेहान साहब, थैंक यू आसिम साहब फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। एक चीज़ नाज़रीन जो हमें बड़ी क्लियरली पता चली है, बड़ी फ्रेगमेंटेड किस्म की प्लानिंग है हमारे यहाँ। ये जितने भी पीसेस हैं, चाहे वो पावर के मामलात हों, चाहे वो गैस के मामलात हों, रिन्यूएबल्स के मामलात हों, इंडस्ट्री के मामलात हों, जब तक एक यूनिफाइड किस्म की पॉलिसी नहीं बनेगी जो इन सारी चीज़ों को सामने रखेगी और इंडस्ट्रीज़ को सामने रख के आगे चलेंगे, उस वक्त तक एफिशिएंसी अचीव नहीं की जा सकती। और ये जो पॉलिसी में हम हमेशा हर दफ़ा जो है पिछले 30 साल से दोबारा उन्हीं सर्कल में घूमते जा रहे हैं कि हम आईपीपीज़ के चक्कर में पड़े हुए हैं, डीरेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं पावर सेक्टर को जिस तरह हमें करना चाहिए। अगर प्राइवेटाइजेशन के भी तरफ जा रहे हैं तो वो भी एक पार्शली गवर्नड किस्म की चीज़ है, जिसमें कि जिस तरह रेहान साहब बता रहे थे कि हमें सप्लायर्स हैं तो उनको सप्लायर मार्केट क्रिएट करनी चाहिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगे। तो जब तक हम इन सारी चीज़ों को एक कॉमन एंड से नहीं देखेंगे, मसले जो हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।